मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को तीर्थराज पुष्कर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने पावन पुष्कर घाट पर पूजा अर्चना की और जगत पिता ब्रह्मा जी से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। तस्वीरें देख लीजिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, ब्रह्मा जी के इस तपोभूमि पर व्याप्त सकारात्मक ऊर्जा मन को शांति प्रदान करती है और प्रदेश की सेवा के संकल्प को और ज्यादा मजबूत भी बनाती है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पुष्कर के पवित्र घाट पर पूजा अर्चना के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खुशहाली और विकास की कामना की। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुष्कर दौरा रहा। तस्वीरें आप देख लीजिए। पवित्र घाट पर पूजा अर्चना वो करते हुए दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति के विस्तार से समीक्षा की। तस्वीरें देख लीजिए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए और सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हो। उन्होंने कहा, राज्य सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को गति देना और आमजन को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बैठक में NHAI, CRIF और RSRDC सहित सड़क और अवसंरचना परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। तो समीक्षा बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए। कई परियोजनाओं की समीक्षा यहां पर होती है, विकास कार्यों की समीक्षा होती है। नहीं, बिल्कुल रिव्यू मीटिंग्स हम लोग लेते रहते हैं रेगुलरली और आज पीडब्ल्यूडी की रिव्यू मीटिंग में जितने भी काम चल रहे हैं, क्या प्रगति है, कहाँ रुकावटें हैं, आगे कैसे बढ़ना है, क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुई और पेंडिंग घोषणाएं जितनी भी हैं, पेंडिंग वर्क्स हैं, उनको जल्द से जल्द हम लोग पटड़ी पे लाएं, काम कंप्लीट करें, उस पर भी पूरी तरह से फोकस्ड वे में मीटिंग हुई है। जयपुर से खबर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वित्तीय समितियों का गठन किया। साल 2026 और 27 के लिए बनाई गई 4 प्रमुख वित्तीय समितियां। जनलेखा समिति के सभापति बनाए गए टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति क के सभापति बने संदीप शर्मा, प्राक्कलन समिति ख के सभापति बाबू सिंह राठौड़ नियुक्त किए गए। राजकीय उपक्रम समिति के सभापति बने कालीचरण सर्राफ। समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा। तो जयपुर से खबर। प्राक्कलन समिति ख के सभापति बाबू सिंह राठौड़ को नियुक्त किया गया। राजकीय उपक्रम समिति के सभापति बने हैं कालीचरण सर्राफ। समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा। जयपुर से खबर, यानी कि अगले साल 31 मार्च 2027 तक रहेगा, लगभग 1 साल पूरा। और साल 2026-27 के लिए बनाई गई ये 4 प्रमुख वित्तीय समितियां। प्राक्कलन समिति क के सभापति संदीप शर्मा बने हैं, उन्हें बनाया गया है। प्राक्कलन समिति ख के सभापति बाबू सिंह राठौड़ नियुक्त किए गए। राजकीय उपक्रम समिति के सभापति बने हैं कालीचरण सर्राफ। समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा। जयपुर से खबर लगातार आपको बता रहे हैं। और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वित्तीय समितियों का गठन किया है। 4 प्रमुख वित्तीय समितियां बनाई गई है। जनलेखा समिति के सभापति बने हैं टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति क के सभापति बने हैं संदीप शर्मा और प्राक्कलन समिति ख के सभापति बाबू सिंह राठौड़ नियुक्ति किए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, देख रहे हैं कि किस तरह से जो है जयपुर में जो गठन किया है समितियों का, इसके क्या कुछ मायने हैं, ये कितना महत्वपूर्ण, कैसे काम करेगा, कितनी मजबूती अब आएगी, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए निको, आज विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा की वित्तीय समितियों का गठन किया गया है। 16वीं राजस्थान विधानसभा की 2026-27 के लिए बनाई गई समितियां हैं, जिसमें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई हैं और
प्राक्कलन समिति कै और प्राक्कलन समिति ख तथा राजकीय उपक्रम समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्राक्कलन जो उपले का जनले का समिति के सभापति के रूप में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति कै के सभापति के रूप में संदीप शर्मा विधायक और प्राक्कलन समिति ख के सभापति के रूप में बाबू सिंह राठौड़ को बनाया गया है। विधानसभा के जो क्रियाकलाप होते हैं उसके अंतर्गत इन समितियों का कार्य होता है और उनको ये अंजाम देते हैं। अलग अलग जिम्मेदारी इन समितियों में रहती है, जिनको ये जो सदस्य बनाए गए विधायक दल, ये अपने अपने हिसाब से जो विधानसभा की नियमावली है, विधानसभा के जो नियम कानून है, उसके तहत जो कार्य का संपादन दिया जाता है, उनका संपादन इन समितियों के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही विश्वास भी व्यक्त किया है वासुदेव देवनानी ने कि समितियां शासन के कार्यों की प्रभावी समीक्षा करते हुए वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जनहित के जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन सभी समितियों का कार्यकाल अनुपूर्व 31 मार्च 2027 तक रहेगा। इसके साथ ही एक विधायक हैं, तमाम विधायक जिनमें जन लेखा समिति की बात करो, रीता बघेल, अर्जुन लाल जिंगर, प्रमोद जन भाया, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, अजय सिंह, चंद्रवान सिंह चौहान, सुरेश ढाकर, इनको बनाया गया है। इसके साथ ही अलग अलग जो जैसा कि मैंने बताया था 3 अलग अलग समितियां, उनके विधायकों को अलग अलग सदस्य बनाया गया है। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह। जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 11,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालय में 90% से ज्यादा छात्रों ने शानदार परिणाम प्राप्त किए हैं, जो कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार का संकेत है। मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि सभी सरकारी कार्यालय में ऑफिस खुलने के 5 मिनट बाद वंदे मातरम और ऑफिस बंद होने के समय राष्ट्रीय गान अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही स्कूलों को पट्टा दिलाने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश भी जारी किए हैं। तो वहीं पीटीआई भर्ती मामले में मंत्री ने सख्ती दिखाते हुए कहा, एसओजी जांच कर रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एक ये भी हमने निर्देश दिए कि जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनका प्रचार प्रसार शिक्षा विभाग जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर वो करे, चाहे होर्डिंग्स के माध्यम से, फ्लैक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, दीवारों पर लिखकर अनेक प्रकार से वो प्रचार करे, ताकि सरकारी स्कूलों में जो काम हो रहा है उसकी जानकारी सबको मिले और सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे आकर्षित हों। मुझे बहुत खुशी इस बात की, मुझे जानकारी मिली है कई लोग मैं कोई लाखों और हजारों तो नहीं कर सकता, 10-20-25 फोन तो मेरे पास भी आए हैं, प्राइवेट से निकाल कर सरकारी स्कूल में ला रहे हैं। ये भी निर्देश दिए हमने कि अब गांव में भी, शहरों में जैसे लाइट लगती है, रोड लाइट जिसको स्ट्रीट लाइट भी कहते हैं, वो भी लगेगी। हम प्रारंभ करेंगे पंचायत मुख्यालय से, धन की उपलब्धता के आधार पर। पंचायत पहला तो पंचायत मुख्यालय होगा हमारा, पंचायत मुख्यालय भी वहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे गरीब बस्ती से हम करेंगे। हम आने वाले 2-3 सालों में सारी पंचायत के सब गांव में हो जाएगी। एक एक करके सब ग्राम पंचायत के जितने भी गांव हैं, जितनी भी गलियां हैं, मोहल्ले हैं, सब में स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। प्रारंभ हम मुख्यालय से करेंगे और वो भी सबसे पहली गरीब। राजधानी जयपुर के श्यामनगर स्थित निजी स्कूल को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 10वीं कक्षा तक संचालित स्कूल को संचालकों ने अचानक से बंद कर दिया, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। हैरानी की बात तो ये है, स्कूल बंद करने से पहले अभिभावकों से किताबें, कॉपियां और ड्रेस के नाम पर हजारों रुपए वसूले गए। स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे हुए हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों में गहरी चिंता है। अभी हमने बात कर ली है, उन्होंने बोला हम जो भी डिसीजन लेंगे हम बच्चों के हित में लेंगे। मैम लिखित में देंगे आप? हम वो भी कोशिश करते हैं, आप चिंता मत करें, है ना। बच्चों के कोशिश, आपकी कोशिश से बच्चों का यस हम पूरी तरह से यहाँ बैठे हैं, यहाँ 50 मीडिया मेरे को घेर के खड़े हैं, तो उनके सामने हम यही बोल रहे हैं ना कि हम जो भी कुछ करेंगे हम वो बच्चों के हित में करेंगे। एसीपी सर के सामने और इनसे ही बात हुई है और यही डिसीजन निकला है कि हम जो भी कुछ करेंगे हम बच्चों के। मैनेजमेंट ने ये बता दिया है, स्कूल बंद नहीं किया जा रहा, स्कूल चलेगा। बाकी मैनेजमेंट बच्चों के पेरेंट्स के साथ मिलके
कोई निर्णय और लेना होगा तो उनके साथ मीटिंग करके सबको विश्वास में लेके होगा, पर अभी स्कूल बंद नहीं हो रहा है। दैट्स इट। चलिए, बच्चों का एडमिशन है वो लिखित में है। और ट्री हाउस स्कूल को एकदम से बंद करने का निर्णय के बाद जो परिजनों में खासा जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है, खासा परेशान भी जो परिजन है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आप इसी स्कूल में पढ़ते हो? ट्री हाउस हाई स्कूल। अच्छा, अब आपकी स्कूल को जो एकदम से यहाँ पर बंद करने का निर्णय ले लिया है, आपको पता है ये चीज़? हाँ, तो क्या कहना चाहते हो आप स्कूल प्रशासन से? कि हम सब स्कूल वाले, हम सारे फ्रेंड्स स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वह खेलते भी है, पढ़ाई भी करते हैं, बहुत खेलते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, एक बच्चे, क्या नाम है आपका? फ्लोरा। अच्छा, आपका स्कूल जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्कूल बंद कर दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं स्कूल प्रशासन से? ये स्कूल बंद हो है क्योंकि ना चाहते हैं स्कूल बंद हो? नहीं चाहते, तो क्या कहना चाहते हैं स्कूल को खोले? हाँ, ठीक है। देखिए, ये नन्हे से बच्चे हैं जो यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ते हैं, डेली आते थे, लेकिन आज सुबह इनको पता चला कि अब जो ये स्कूल है वो यहाँ पर बंद कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जो खासा परेशान जो हैं स्कूल में बच्चे और उनके परिजन हैं वो नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ पर जो एसीपी यहाँ पे पुलिस के अधिकारी आए थे, उनके प्रिंसिपल से यहाँ पर बात हुई। हालांकि लिखित आश्वासन देने से उन्होंने मना कर दिया है कि स्कूल जो है चालू रहेगा, लेकिन इस बारे में जब जवाब मांगा गया कि लिखित आश्वासन आप दीजिए, तो उनके द्वारा साफ तौर पर मना यहाँ पर कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे जो है, करीब जो है सैकड़ों बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में इस तरह का जो डिसीजन है, कहीं ना कहीं जो बच्चों के परिजन है और उनके लिए, खुद के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच पे धड़क जयपुर। जयपुर के जेईसीसी में हुए पंजाबी सिंगर करण औजला के शो के दौरान मोबाइल चोरी की बड़ी घटना देखने को मिली है। मामले की जांच में मुंबई की एक गैंग की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मिले इनपुट के आधार पर आगे की जांच जारी है। इस मामले को लेकर डीसीपी साउथ राजश्री राज ने मोबाइल, चेन और वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अब इस गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। तो वहीं सच बेधड़क संवाददाता राकेश दादीज ने इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी साउथ राजश्री राज से खास बातचीत की। जेईसीसी में पंजाबी सिंगर करण औजला के शो में मोबाइल चोरी की घटना के बाद डीसीपी राजश्री राज ने तमाम जो एसएचओ है और जो डीएसटी हैं उनको निर्देशित किया है कि जो मोबाइल स्नैचिंग है, व्हीकल स्नैचिंग करने वाले जो बदमाश हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्त में लेने के जो निर्देश है वो दिए। हमारे साथ खुद मौजूद है डीसीपी। सर, किस तरह के निर्देश दिए? बिल्कुल, ये जो भी कॉन्सर्ट हुआ था 2 दिन पहले, उसमें कुछ घटनाएं हमारे सामने आई थी, जिसमें मोबाइल परिवादियों के द्वारा ये बताया गया कि उनके मोबाइल जो है गुम हो गए हैं, चोरी हो गए हैं। एक तो उस दिन मौके पर से ही हमारी जो टीम है वहाँ पर सिविल जाब्ते में हमने एक टीम लगाई हुई थी। मौके पर से ही करीब 7-8 संदिग्धों को हम डिटेन करके लाए थे कॉन्सर्ट के बाद, और उनसे फिर पूछताछ में कुछ चीज़ें सामने आई थी। उसके आधार पर हमने 2 FIR भी उसी दिन दर्ज कर लिया था रात को, और 2 गिरफ्तारियाँ भी की जो कि मोबाइल चोरी में जो संलिप्त थे। उनसे करीब हमने अभी तक 6 मोबाइल भी रिकवर कर लिए हैं। और बाकी भी जो लोग हैं, इसमें अभी तक ये सामने आया कि बाहर की गैंग्स जो है कुछ आई थी यहाँ पर, उन व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है जो बाहर से आए थे, और टीमें बिल्कुल उनके पीछे लगा दी हैं। अपना प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोबाइल्स की रिकवरी की जाए, और जितने लोग भी संदिग्ध थे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हम करें। सर, ज़िले में एक वाहन चोरी एक सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस को, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, किसी भी तरीके की चोरी, चाहे वाहन चोरी हो रही हो, मोबाइल चोरी हो रही हो, नकबजनी हो रही हो, तो कोई भी चोरी या नकबजनी होती है तो उससे काफ़ी एक गहरा प्रभाव पड़ता है किसी आम नागरिक के जीवन पर। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी चोरियां हो रही हैं, जो भी नकबजनी हो रही है, उनको खोले और रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा कराए। अगर आप देखिएगा पिछले कुछ महीनों में, इस वर्ष की अगर हम बात करें, तो हमने बड़ी बड़ी चोरियां भी खोली हैं। सांगानेर सदर में अभी करीब 50 लाख की चोरी खोली, विधायकपुरी में भी ऑलमोस्ट 50 लाख की चोरी खोली। तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है टीम ने,
और वर्तमान में भी हमारी जो स्पेशल टीम्स हैं, जो हमारा आसूचना तंत्र हैं, उनको हम सक्रिय रखे हुए हैं ऐसे वारदातें खोलने के लिए। और पहले के जो चालानशुदा अपराधी हैं उन पर भी हम सख्त निगरानी रख रहे हैं, उनको रेगुलर एरिया डोमिनेशन में उनको लेकर आते हैं, पूछताछ करते हैं, चेकिंग करते हैं। तो अपना प्रयास यही है कि ऐसी घटनाएं कम से कम हो। अगर आप आंकड़े देखिएगा तो पिछले वर्ष की तुलना में संपत्ति संबंधित अपराध जो है इस वर्ष कम है। और उसके अलावा अगर कोई घटना हो ही जाती है तो फिर उसको जल्द से जल्द खोले और मैक्सिमम रिकवरी कराकर परिवादी को रिलीफ दें। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी जो बता रहे थे कि जो तमाम टीमें उनको निर्देशित किया है कि मोबाइल, पर्स और वाहन चोरी स्नैचिंग करने वाले जो बदमाश हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ राकेश दादी, सच पे धड़क, जयपुर। पाली के सुमेरपुर में मुख्यमंत्री विकसित शहरी अभियान के तहत नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2026-27 के अंतर्गत शहर के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए 15 मई तक सभी वार्डों में शिविर भी आयोजित होंगे। इसी क्रम में वार्ड संख्या 14 में गुदरिया जाव घांचियों की धर्मशाला और वार्ड 15 में रोकड़िया हनुमान जी मंदिर में सभाएं आयोजित कर आमजन से सुझाव लिए गए। सभाओं में विकसित राजस्थान 2047 के विजन, आधारभूत ढांचे के विकास, रख रखाव और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। डीग जिले से खबर, पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ के द्वारा जिले भर में साइबर ठगों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। डीग जिले के क्षेत्र सीकरी पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए। तो पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और साइबर ठगों के विरुद्ध अभियान भी चलाया जा रहा है, जो कि युद्ध स्तर पर चल रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एसीबी हनुमानगढ़ की एएसपी सुधा पालावत ने बताया कि जबरासर गांव के पटवारी प्रदीप तिवारी ने इंतकाल के काम के एवज में परिवादी से 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाकर नोहर स्थित पटवार घर से आरोपी पटवारी को गिरफ्तार किया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच चल रही है। जैसलमेर से बड़ी खबर, मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोतवाली पुलिस ने 1 किलोमीटर पीछा कर तस्कर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, लक्ष्मी चंद सावल कॉलोनी की गलियों की आड़ में बाइक से भागा था आरोपी। पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक को धर दबोचा। तलाशी के दौरान 7 ग्राम एंटी ड्रग भी बरामद किया। मंगलवार देर रात गश्त के दौरान पुलिस एएसआई विरम सिंह द्वारा रोकने पर तेज रफ्तार से गलियों में जा घुसा था तस्कर। करीब 1 किलोमीटर पीछा कर आरोपी मनीष को किया गिरफ्तार। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ड्रग की सप्लाई चेन खंगालने में जुटी है। शहर कोतवाल सुजाराम चौधरी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। गश्त के दौरान हमारे जो ड्यूटी अधिकारी थे विरम सिंह जी एसए साहब, उनके कोई संदिग्ध शख्स नज़र आया तो उन्होंने उसको रोक कर उससे पूछा तो उसने उसको अपना एमडी ने बताया तो उन्होंने मुझे इतला दी। इतला पर मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर जो भी एनडीपीएस के प्रावधान है उसके अंतर्गत हमने कार्रवाई करते हुए उस शख्स से 7 ग्राम एमडी जब्त की। उसमें भी उसको एक बाइक का प्रयोग किया था परिवहन में, उस बाइक को जब्त किया। और एक मनीष दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनान रेस्ट एरिया के पास देर रात ऊंट तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। हरियाणा नंबर की एक पिकअप गाड़ी में 3 ऊंट क्रूरतापूर्वक भरे हुए पाए गए। गौरक्षक यश शर्मा और उनकी टीम ने संदेह होने पर वाहन को रुकवाकर सघन जांच की और मौके पर एक आरोपी तस्कर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। घटना की जानकारी तुरंत राजगढ़ पुलिस को दी है, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर बरामद ऊंटों और आरोपी को कानूनी कार्रवाई के लिए अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर तस्करी के इस मामले की जांच शुरू की है और आरोपी से पूछताछ कर मुख्य सरगना तक पहुंचने का प्रयास भी कर रही है। सभी ऊंटों को सुरक्षित जगह पर रखा है।
प्रतापगढ़ सहित पूरे प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार लगभग 1400 विद्यालय में न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी प्रदान की। इसी क्रम में विशेष न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने शालोम स्कूल 5 इमली में छात्रों को संबोधित करते हुए साइबर अपराध, साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन धोखाधड़ी, पॉक्सो अधिनियम और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। अभियान के तहत प्रत्येक विद्यालय में कोतवाली दीदी नाम से शिकायत पेटी भी स्थापित की गई, जिससे विद्यार्थी अपनी समस्याएं गुप्त रूप से दर्ज कर पाएंगे। और अब बात झुंझुनू की, जहां पर बेमौसम जो मौसम का मिजाज है अचानक से बदल चुका है। चिड़ावा उपखंड सहित ग्रामीण इलाकों में तेज हवाओं के साथ में बारिश का दौर शुरू हुआ है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। बेमौसम बरसात से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। सुल्ताना और आसपास के गांवों में अच्छी बारिश हुई है। अचानक बदले मौसम ने खासतौर पर किसानों की चिंता बढ़ाई है। खेतों में कटी हुई फसलें और सब्जी की खेती को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई जगहों पर फसलें प्रभावित होने की जानकारी भी सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान औसतन 14.33 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की है। तो वहीं किसानों के लिए ये बारिश चिंता का कारण बनी हुई है। अलवर के खेड़ली क्षेत्र स्थित धौलागढ़ में मां देवी का 7 दिवसीय लक्खी मेला विधिवत पूजा अर्चना और ध्वजारोहण के साथ में शुरू हुआ। मेले का शुभारंभ विधायक रमेश खींची, एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया। ग्राम पंचायत बहुत कला द्वारा पानी, बिजली, चिकित्सा और सुरक्षा की समुचित व्यवस्थाएं की गई। इस मेले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु जात, जडूले और मनौतियां मांगने पहुंचते हैं। तो वहीं बेमौसम बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए तहसीलदार को मेला मजिस्ट्रेट और विकास अधिकारी को सहायक मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त भी किया है। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। और चलिए बात सिरोही के आबू रोड की। नेशनल हाईवे 27 पर ट्रक से गिरा मार्बल का बड़ा पत्थर। सड़क पर अचानक वाहन आने पर ब्रेक लगाने से हादसा हुआ। ट्रक चालक और परिचालक दोनों बाल बाल बचे। तस्वीरें आपके सामने, आप देख लीजिए। हादसे से हाईवे पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ। सूचना पर रिको थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एनएचएआई की रूट पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर मोर्चा संभाला, प्रभावित यातायात को सुचारू करवाया। रिको थाना क्षेत्र के चंद्रावती के पास में ये हादसा हुआ। कोटा में ग्रामीण पुलिस की पहल पर थाना सुल्तानपुर में विशेष जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुजीत शंकर ने सर्किल इटावा क्षेत्र के करीब 30 से 40 परिवादियों की समस्याओं को सुना। दौलत साहू, एसएचओ थाना सुल्तानपुर और अन्य पुलिस जाब्ता और सीएलजी मेंबर भी मौजूद रहे। कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि अन्य परिवेदनों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी ने इलाके के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी शिकायतें सीधे दर्ज कराएं, ताकि समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके। श्री गंगानगर के पदमपुर उपखंड के एलएनपी क्षेत्र में देर रात हुई तेज बारिश और भयंकर ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरा। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच 41 एलएनपी, 53 एलएनपी, 54 एलएनपी और 55 एलएनपी गांवों में पकी हुई गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में गिरी ओलों की मोटी परत और पानी के जमाव से हालात गंभीर बने हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अमित यादव, एसडीएम अजीत गुदारा, तहसीलदार जितेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। कलेक्टर ने तुरंत सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा दिलाया जा सके। गंगानगर के अपने पदमपुर एरिया के एलएनपी जो है 53, 54, 55, 41, 64 और 62, इनके अंदर जो है ओलावृष्टि के कारण कल रात को जो हुई है, उसके कारण खेतों में काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी रेवेन्यू की पूरी टीम जो है फील्ड के अंदर है, खसरा वाइज अपने हर एक जो है खेतों के अपने कर रहे हैं ना, जितना खराबा है उसको मैक्सिमम जो ऑलमोस्ट 80 to 100% है, सभी जगह खराबा जो अभी तक है। एग्जैक्ट रिपोर्ट जो बनने के बाद राज्य सरकार को भिजवा देंगे, ताकि स्पेशल गिरदावरी की टाइमली परमिशन स्टार्ट करके किसानों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। कितने बजे बारिश आई थी? ओलावृष्टि रात्रि 1:30 बजे के करीब। हाँ जी।
गेहूं की फसल लगभग तबाह हो चुकी है। आंकलन माने तो मैं तो 90+ ही मान रहा हूँ, बाकी प्रशासन देख रहा है। ओले मौजूद है 10 घंटे बाद भी, बाकी है नहीं पूरे एरिए में ही है लगभग ये। नुकसान बहुत हो गया जी, यहाँ पर कम से कम 90% से ऊपर हुआ है नुकसान। कोई बल्ली बची है उसमें भी दाने नहीं है, खत्म हो गए सारे। अभी तक ओले पड़े हैं रात 1:30 बजे के बाद से। प्रशासन आया है मौके पर, सर्वे किया है। तो कलेक्टर महोदय से तो यही हमारी अपील है कि हमें जल्दी से जल्दी मुआवजा अधिकतम जितना दे सकते हैं। बहुत ही दुखदायी घटना है, क्योंकि किसान की साल भर की मेहनत जो है, क्योंकि हमारे सावनी में तो सब किसानों को पता है खर्चे ही पूरे होते हैं, हाड़ी में ही कुछ जो है बचने की उम्मीद होती है। और पकी पकाई फसल पर जो कुदरत का कहर बरपा है वो बहुत ही बुरा हुआ है किसानों के साथ। और सुबह से ही कलेक्टर साहब, मंत्री जी, तहसीलदार जी, एसडीएम साहब सबसे बात करके उनको मौके पर भेजा भी था। खुद भी आए हैं, किसानों के साथ हैं। और यही प्रयास रहेगा कि प्राकृतिक आपदा में जितना भी अधिक से अधिक जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है, अभी कमेटी गठित कर दी गई है, हर किसान का सर्वे होगा और यही प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक किसानों को जो है सहायता मिल सके।